हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो हम सीरीज़ चला रहे हैं उसको अब हम लोग जो है आगे लेके चलते हैं। लेकिन बेटा अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देखी हैं उसमें से बेसिकली मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस तो आपका पार्ट हो ही चुका है कंप्लीट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने जितनी सीरीज़ देखी है बेटा वो सारी सीरीज़ इंपॉर्टेंट थी एक फाउंडेशन ले करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। अगर मैं आपको एक डिटेल वर्जन दूँ तो हमारे ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में जो है हम अगर प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बनते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एक मेजर पार्ट है इस चैप्टर का जो हमें कवर करना है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज भी कर सकता है, तो हम इसे बहुत ध्यान से धीरे धीरे लेके चलेंगे, एक एक चीज़ को जो है इलेबोरेटिव मैनर में पढ़ेंगे। और इस वजह से आपने अभी तक जो भी वीडियोस देखी हैं वो एकदम इलेबोरेटिव वीडियोस थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल का डिज़ाइन क्या होता है, ऐसा डिज़ाइन क्यों करना पड़ा है, वगैरह 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 के ऊपर, है ना। अब हम इन सारी चीज़ों को जो है क्लब करेंगे, ठीक। लेकिन पहले आगे चलने से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जस्ट की पॉइंट्स हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया बेटा गैल्वेनिक सेल बनाते कैसे हैं, गैल्वेनिक सेल में मतलब ट्रांसफर कैसी होती है इलेक्ट्रिसिटी, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है गैल्वेनिक सेल को, हमारा करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन द आउटर सर्किट एंड इनसाइड द इनर सर्किट, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉल्ट ब्रिज क्यों हमने यूज करा। मतलब मेजर मोटिव हमारे पास ये है कि अगर हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन कर रहे हैं तो हमें एक एक चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए कि अगर हम ये डाल रहे हैं तो इसका यूज क्या है, हम ये पुट कर रहे हैं, ये सेटअप बना रहे हैं तो वो यूज क्या है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली है। हमारा जो गैल्वेनिक सेल है जिसको मैंने जिंक कॉपर वाला सेल बोला है, उस सेल में आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है कि कहाँ से हमारे आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं और क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने काफ़ी सारे हाफ सेल्स भी स्टडी करे हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हाफ सेल्स क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने मेटल आयन हाफ सेल स्टडी कर लिया, हमने गैस आयन हाफ सेल स्टडी कर लिया, हमने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल स्टडी कर लिया एंड साथ साथ हमने रिडॉक्स हाफ सेल भी स्टडी किया, हमने कैलमल हाफ सेल भी स्टडी किया, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जाना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, उसका पीछे का मीनिंग क्या है, मतलब कैसे समझाऊं मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें क्या बताता है, किसी का हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे क्या बताता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये सारी चीजें हमने देखी, राइट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट हमने एक चीज और स्टडी करी है बेटा, वो क्या है, सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने समझा, मैं जरा इस पे थोड़ा सा फोकस करूंगी सेल रिप्रेजेंटेशन पे। क्यों मैं फोकस कर रही हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन पे, मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ बेटा क्योंकि अब आज के बाद हम अगर कोई भी हाफ सेल लिखेंगे या फिर हम कोई भी कंप्लीट सेल लिखेंगे वो कभी भी आपके पास नेट रिएक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। आपके पास हाफ सेल जो होगा वो सिर्फ प्रेजेंट रहेगा इन फॉर्म ऑफ इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ ना हो, रिप्रेजेंटेशन को आप सही से पढ़ें, उसके ऊपर आज हमें फोकस करना है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है जरा रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हमारे सेल के रिप्रेजेंटेशन में हमें पता है कि यहाँ पर बेटा हम डबल वर्टिकल लाइन से सॉल्ट ब्रिज को जो है लिखते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड हम जो है एनोडिक हाफ सेल लिखते हैं, ऑन द राइट साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज हम कैथोडिक हाफ सेल लिखते हैं, ये हमें पता है। सॉल्ट ब्रिज के जस्ट बगल में हम वो सोल्यूशन लिखते हैं जो सॉल्ट ब्रिज के साथ कांटेक्ट में, तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन विच इज इन कांटेक्ट विद द सॉल्ट ब्रिज। एनोडिक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मैं इसे बोल सकती हूँ, और यहाँ मैं लिखूंगी कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जिसे मैं सॉल्ट ब्रिज के साथ जस्ट मेरे कांटेक्ट में जो आ रहा है। फेस सेपरेटर के जैसे मैं जो है इनको यूज कर सकती हूँ, दीज आर माई फेस सेपरेटर्स। और इन द एक्सट्रीम एंड में जो है मैं इलेक्ट्रोड्स लिखती हूँ जो मेरे प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया, मतलब ये बेसिकली कैथोड मेरा कौन है वो लिखती हूँ। यहाँ मैं लिखूंगी जो मेरा एनोड है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी स्टडी करे थे, एक और बार जरा थोड़ा सा टाइम लेके आप लोगों का मैं सिखा देती हूँ। लेट्स से मैंने एक एनोड लिया जिसपे मैंने ऑक्सीडेशन कराई है हाइड्रोजन की। तो हमारा हाइड्रोजन जो है आप एक तरीके से लिख दीजिए इसे, हमें H+ आयंस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिसको मैं बैलेंस कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, कैथोड
एनोड में लेट्स से इसका प्रेशर P1 दे रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे C1 दे रखा है, ठीक है। कैथोड पे लेट्स से मेरे पास रिडक्शन के लिए जो प्रेजेंट है वो है कॉपर आयंस, तो कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और कॉपर बना रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे C2 दे रखा है, ठीक है। तो ये मेरा नेट सेल क्या बना, मेरा बेटा नेट सेल बना हाइड्रोजन P1 Cu+2 C2 कॉन्सेंट्रेशन का, रिएक्ट करके मैं दे रहा है 2H+C1 प्लस Cu, यही है मेरा नेट रिएक्शन, है ना। अगर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखूं बेटा तो मैं ज़रा ऐसे सॉल्ट ब्रिज लिखूंगी और अपने दिमाग में इस सेल को कंस्ट्रक्ट कर लूंगी। तो इस सेल मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, एनोड मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, मेरा प्लैटिनम रॉड होता है, H+ आयंस का सोल्यूशन होता है, इस प्लैटिनम रॉड पे जो है हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को पास कर रही हूँ P1 प्रेशर पे, कॉन्सेंट्रेशन इसका रखा हुआ है C1। राइट हैंड साइड जो है मैंने कॉपर रॉड ली होगी, Copper+2 सोल्यूशन में डिप किया होगा, Copper+2 का कॉन्सेंट्रेशन कर दिया C2, इन दोनों को मैंने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया होगा, यहाँ जाके जो है मैंने अपना बैटरी लगा दी होगी या फिर एक तरीके से बल्ब लगा दिया होगा, एमीमीटर व्हाटएवर आप जो लगा रहे हैं, है ना। तो अगर आप इसको इस तरीके से अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो आपके लिए लिखना आसान होगा, ठीक है। तो ये रहा सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे सोल्यूशन लिखना है एनोड का जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉन्टैक्ट, बेसिकली देखा जाए सॉल्ट ब्रिज के साथ कॉन्टैक्ट में, तो वो सोल्यूशन है बेटा H+, और राइट हैंड साइड मुझे लिखना है वो सोल्यूशन जो कैथोड का कनेक्टेड है, वो है मेरा Copper+2। तो मैंने इनका कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया C2, इसका कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया यहाँ पे C1, ठीक है। आप कॉन्सेंट्रेशंस भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ ऑन द एक्सट्रीम साइड्स आई हैव टू राइट द इलेक्ट्रोड, इधर मेरा इलेक्ट्रोड कौन है, कॉपर, ये रहा। कॉपर सॉलिड है तो मैंने इसको एक फेस सेपरेटर से सेपरेट कर दिया क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक्वा साइंस होंगे। यहाँ मेरा इलेक्ट्रोड जो है वो प्लैटिनम है, लेकिन प्लैटिनम खाली नहीं है, प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है एड्सॉर्ब्ड है, तो जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका सॉलिड है, तो यहाँ पे आपने फेस सेपरेटर लगा दिया एंड दैट्स हाउ यू हैव रिप्रेजेंटेड द सेल इक्वेशन, है ना। अब बेटा आपके पास ये वाला कभी नहीं आएगा, आपके पास सीधा ये आएगा, आपको यहाँ से जो है ना उल्टा वर्क करना पड़ेगा, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दी रहेगी एंड देन यू हैव टू डिड्यूस द नेट रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनते चलना, यहां तक क्लियर हुआ बात, ठीक है। अब मैं क्यों रिवाइज करा रही हूं, अभी आपको मोटो मेरा जो है क्लियर हो जाएगा। मैं एक और सेल यहां लिख रही हूं बेटा, ये हो गया मेरा फर्स्ट सेल, ठीक है। मैं एक सेल और लिख रही हूं यहाँ पे, देखिए क्या, अब जैसे आपने ये गैस आयन हाफ सेल बनाया, वैसे ही एक और मैं आपके सामने एनोडिक हाफ सेल बना रही हूँ गैस आयन का ही, लेकिन वो हाफ सेल जो है वो क्लोरीन का है। मतलब जैसे ये हाफ सेल आपने हाइड्रोजन का बनाया, सिमिलर वे में आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ हाफ सेल विद क्लोरीन। नाउ क्लोरीन Cl2 वुड बी द गैस दैट इज पास्ड ओवर अ प्लैटिनम रॉड and dipped into the solution of Cl- ions, right? जैसे यहाँ पे क्या था, I had a platinum rod over which hydrogen is placed and it is placed in the solution containing H+ ions। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं हमारे पास, है ना। अब मैं ऐसा ही एक एनोड कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ गैस आयन हाफ सेल का विद क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन मुझे कराना है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, Cl- आयन जो है बेटा मेरे Cl2 में जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है। और कैथोड पे लेट्स से मैंने कोई भी रख दिया, कॉपर रख दी, जिंक जो भी आप मान रहे हैं, लेट्स से मैंने कॉपर ही रख दिया, तो वो मेरा रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये रिएक्शन आपको समझ आया। अब नेट रिएक्शन देखिए क्या होगा, 2Cl- प्लस Cu+2 विल गिव मी Cl2 प्लस Cu, यही होगा। मैं इस रिएक्शन को जो है एक बार अपने हिसाब से सेल को जो है कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने बोला एनोड पे मैंने गैस आयन हाफ सेल लिया, बस फर्क इतना है कि प्लैटिनम रॉड के ऊपर जो है मैं Cl2 गैस को पास कर रही हूँ रादर देन हाइड्रोजन। Cl2 गैस को मैं पास कर रही हूँ और इसको मैंने Cl आयंस के सोल्यूशन में ही डिप किया है। NaCl ले लो, KCl ले लो, HCl ले लो, कोई भी Cl- आयन के सोल्यूशन में डिप किया है। ये मेरा एनोड है। कैथोड पे वही सेम चीज है, कॉपर इज डिप्ड इन Copper+2, बोथ द सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड विद अ सॉल्ट ब्रिज एंड यहाँ से आपने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, है ना। तो अगर ये सॉल्ट ब्रिज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देन हेयर एनोडिक सॉल्यूशन इन कांटेक्ट विद द सॉल्ट ब्रिज लिखना है मुझे, दैट इज Cl-, राइट। इधर मुझे कैथोडिक सॉल्यूशन इन सॉल्ट ब्रिज लिखना है मुझे बेटा इस प्रकार, क्लियर हुआ। अब ये मेरा ओवर द Cl2 ओवर प्लैटिनम जो है, इसका इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ मैंने ये Cu का लिख दिया। आपको क्लियर हुई बात, मैंने इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिख दिया है, ठीक है। अब कहेंगे हाँ मैम बिल्कुल सही है भाई, जैसे आपने यहाँ समझाया वैसे ही आपने मुझे यहाँ समझा दिया, सारी चीज़ें क्लियर है, इसमें दिक्कत क्या है।
बेटा मैं बताती हूँ दिक्कत क्या है। हालांकि इन दोनों में दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है, कभी आप लोगों ने वो चीज़ सुनी है कि भाई जैसे 4 लोग ऐसे लाइन से बैठे हैं और इसने इसके कान में कुछ बोला और गेम है कि ये बच्चा सेकंड वाले के कान में बोलेगा, थर्ड के कान में बोलेगा, चौथे के कान में बोलेगा, और फिर हम जो लास्ट में बच्चा बैठा है उसे पूछेंगे बेटे तूने क्या सुना। तो जनरली ऐसा ही होता है कि हम बोलते कुछ और है और जब वो पास होता है और जो एंड रिजल्ट निकलता है वो एग्जैक्टली डिफरेंट मीनिंग रखता है ना। ऐसा होता है ना कई बार कि आप कुछ और बोलना चाह रहे हो और दूसरे वाले ने कुछ और समझ लिया। एग्जैक्टली सेम केस हो सकता है यहाँ पर। मैं जो बोलना चाह रही हूँ और आप जो समझ रहे हैं, इसके बीच का जो गैप है ना, मुझे ये फिल करना है कि गैप क्या है और ये क्यों हो रहा है। इसको ध्यान से समझेगा, बहुत पते की बात बता रही हूँ मैं आपको। हालांकि रिप्रेजेंटेशन बहुत आसान है लिखनी, मैंने आपको जो ये चीज यहाँ बताई है ना बेटा, इसी चीज को आपको फॉलो करना है। ये चीज कभी गलत नहीं होने वाली। दिस इज एग्जैक्टली करेक्ट, पूरा 100% करेक्ट है। लेकिन ये तो सही है, ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन आप जो पीछे से उसका वो निकाल सकते हो, उसका हिडन मीनिंग जो निकाल सकते हो, उसमें कंफ्यूजन है। क्या बहुत बच्चे और बहुत टीचर्स भी अभी तक ये सोचते हैं कि एनोडिक और कैथोडिक हाफ सेल को पहचानने का जो तरीका है वो ये है, एनोडिक पे ऑक्सीडेशन होगा तो अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है 0 से +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका +1, तो ये एनोडिक हुआ। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ये रिडक्शन हुआ, है ना। बहुत लोग ऐसे समझते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस आयन हाफ सेल है, ध्यान से सुनना बेटा, ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना अपने दिमाग में। उसमें मेरा है हाइड्रोजन ने 2H+ आयन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा। ये वाला जो रिएक्शन है ये एनोड पर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। कैथोड पे इसी का उल्टा रिएक्शन होगा ना, 2H+ जो है वो देगा मेरा हाइड्रोजन +2 इलेक्ट्रॉन, यही होगा ना बेटा। इस रिप्रेजेंटेशन को जब ये एनोडिक है मतलब मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज लिखूंगी, ये कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन है मतलब मैं इसे राइट हैंड साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज लिखूंगी, हाँ या ना, है ना। तो अगर मैं इस रिप्रेजेंटेशन को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज लिखूंगी तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, देखिए PtH2H+, दिस इज दिस रिप्रेजेंटेशन। इनफैक्ट अगर मैं इस वाले रिएक्शन का E0 लिखूंगी तो मैं E0 ऐसे लिखूंगी, E0 नीचे, ये टेक्निकली ट्राइंग टू से कि ये E0 वैल्यू इसका है। अब ये E0 वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखा है ये एनोडिक वैल्यू है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने लिखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। आप जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप सवाल करेंगे ना बेटा, कभी भी रिएक्शन के आगे E0 दिया जाएगा, वो एक तरीका है, उसमें तो आप पहचान ही सकते हैं आपका रिएक्शन कहाँ का है। लेकिन अगर इस तरीके से E0 दे दिया गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरीके से लिख दिया गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। उसके लिए आपको ये पहचानना है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ लिखी है ये एनोडिक है या कैथोडिक है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन एनोडिक है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया है, और अगर ये रिप्रेजेंटेशन कैथोडिक है मतलब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ देखूंगी ये वाला रिप्रेजेंटेशन मेरा एनोडिक है। क्यों एनोडिक है पूछेंगे मैम, हाउ डू यू नो इट इज एनोडिक। आप क्या करिए बेटा, आइज क्लोज करिए, आंखें बंद करिए और दिमाग में सोचिए। एनोडिक का मतलब सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट, कैथोडिक का मतलब सॉल्ट ब्रिज के राइट। एनोडिक में सॉल्ट ब्रिज के जो आप लेफ्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ जो लिख रहे हैं उसको जब आप रीड करेंगे तो पहले आप इलेक्ट्रोड लिखेंगे, बाद में आप सोल्यूशन इन कॉन्टैक्ट लिखेंगे, है ना, यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। जबकि जो आप कैथोडिक है उसे अगर आप रीड करेंगे तो पहले सोल्यूशन लिखेंगे और फिर कौन लिखेंगे, इलेक्ट्रोड। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है। तो यहाँ मैंने पहले इलेक्ट्रोड लिखा है, बाद में कौन लिखा है, सोल्यूशन, मतलब ये एनोडिक है। डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके बाद सॉल्ट ब्रिज आएगा। सॉल्ट ब्रिज हमेशा सोल्यूशन को जोड़ता है, तो सोल्यूशन के बाद सॉल्ट ब्रिज आएगा। और अगर ये मैं ऐसे लिख देती, जैसे ये कैथोडिक है, इसको मैं कैसे लिखूंगी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे, मतलब पहले सोल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आएगा, मतलब ये सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड बनेगा, ये कैथोडिक। ये करेक्ट तरीका है पहचानने का कि आपको जो पोटेंशियल्स दी हैं रिप्रेजेंटेशन के साथ, ये पोटेंशियल्स ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, ये रिप्रेजेंटेशन एनोडिक है या कैथोडिक। आप एनोडिक और कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन को हमेशा इस तरीके से पहचानेंगे कि सीक्वेंस क्या है इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन का, मतलब इलेक्ट्रोड पहले सोल्यूशन बाद में, सोल्यूशन पहले इलेक्ट्रोड बाद में, इलेक्ट्रोड पहले सोल्यूशन बाद में एनोडिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सोल्यूशन पहले इलेक्ट्रोड बाद में कैथोडिक रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे बात को, ये बात है। कभी भी
ऐसे मत सोचिएगा कि हाँ ये 0 से +1 ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, +1 से 0 ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है। मैं अभी भी दावा कर रही हूँ बेटा, मैं 100% श्योर उस चीज़ को लिए। मैंने कितनी बार बच्चे को ये मिस्टेक्स करती हुई देखी है, इनफैक्ट मैंने कितने टीचर्स को भी ये मिस्टेक्स करती हुई देखी है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। ध्यान रहे, आपको ये चीज़ समझनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पहचानते। आप पहचानते हैं, वो कभी कभी सही होगा, कभी कभी गलत होगा, पर वो तरीका सही नहीं है। तो हमें तो तरीका समझना है ना भाई, आपका एंड रिजल्ट सही आए ना उसमें मतलब नहीं है, आपका तरीका सही होना चाहिए। तो ये तरीका जो है बेटा, तरीका सही नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर से देखना। तरीका जो सही है वो ये है कि आपका पहले क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड, फिर होना चाहिए सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड फिर सोल्यूशन, एनोडिक, सोल्यूशन फिर इलेक्ट्रोड, कैथोडिक। समझ आई बात? अब यहाँ देखिए, आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगी एक तरीके से, ठीक है। ये आपने सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखा, अब मैं इस वाले सेल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। इस वाले सेल के लिए लेट्स से आपको मैंने ये दे दिया यहाँ पे। अब ये मेरा एनोडिक है, ये मेरा एनोडिक है, तो मैं इसके लिए E0 देखिए कैसे लिखूंगी। अगर एनोडिक है, इसका मतलब अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका लिखना चाह रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, और एनोडिक जैसा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है। एनोडिक मतलब ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब इलेक्ट्रोड पहले सोल्यूशन बाद में। तो इलेक्ट्रोड पहले, इलेक्ट्रोड कौन है मेरा, क्लोरीन गैस ओवर प्लैटिनम, और सोल्यूशन बाद में। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस, ठीक है। ये क्लियर है। अब जरा मैं और डिटेल बताती हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही हूँ। अब आप क्या करिए, मैं सेल की बात नहीं कर रही बेटा, अब मैं एक हाफ सेल की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ हाफ सेल। द हाफ सेल आई हैव इज अगेन दिस क्लोरीन वाला हाफ सेल, तो विच आई एम राइटिंग लाइक दिस। सो दिस इज a chlorine half cell. Here if you will see the chlorine half cell is becoming a cathodic half cell. अगर एनोडिक हाफ सेल इसे मैं बनाऊंगी तो Cl माइनस विल गो इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस वुड बी माय एनोडिक हाफ सेल। तो अगर कैथोडिक हाफ सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखूंगी तो ये कैथोड है, मतलब सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड होगा। राइट हैंड साइड मतलब पहले सोल्यूशन फिर इलेक्ट्रोड, पहले सोल्यूशन फिर इलेक्ट्रोड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फेस ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, नहीं तो कॉमा भी लगा सकते हैं। कई जगह आपको फेस ऑपरेटर भी मिलेगा, कई जगह कॉमा भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। कई लोग ऐसा मानते हैं कि क्लोरीन गैस अलग है, प्लैटिनम रॉड के ऊपर पास हुई है। कई ऐसा मानते हैं कि क्लोरीन गैस जो है प्लैटिनम के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गई है। तो अगर क्लोरीन प्लैटिनम के सरफेस पे या हाइड्रोजन प्लैटिनम के सरफेस पे एड्सॉर्ब होगी तो एक ही फेज मान लिया, इसलिए कॉमा से सेपरेट कर दिया। कईयों ने कहा कि नहीं अलग अलग फेज मानो, तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इतना तो चलता है। तो यहाँ पे देखिए एनोडिक है, मतलब आपको सॉल्ट ब्रिज का पहले इलेक्ट्रोड लिखना है फिर सोल्यूशन लिखना है। तो पहले इलेक्ट्रोड मतलब प्लैटिनम Cl2 और फिर सोल्यूशन। अब यहाँ देखिए, अगर आप ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड यहाँ लगाते हैं ना बेटा, वो गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर जो है बढ़ रहा है, -1 से 0 हुआ, तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए। बट हालांकि ये कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि कभी भी पोटेंशियल ऑक्सीडेशन दिया है या रिडक्शन दिया है बच्चे, ये आप सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन से पहचानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज से नहीं पहचानते। और यहाँ पर ये देखिए, जैसे आपको दिख रहा है 0 से -1 आपको दिख रहा है कि ये रिडक्शन होना चाहिए, पर ये रिडक्शन नहीं है, ये एनोडिक है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आप समझ रहे हैं बात को? ये चीज़, ये छोटी सी चीज़ें जो है ना आपको समझनी है। अगर आप लोगों को कोई भी E0 के नीचे रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसके ऊपर आपको जो है सोचना है, डिपेंडिंग अपॉन वो लिखा कैसे गया है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे के आपको जो है भी और क्लियर करती हूँ कि मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रही हूँ। लेट्स से मेरे को एक E0 वैल्यू दिया है, ध्यान से सुनिएगा, कॉपर +2 से कॉपर का वैल्यू, मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रही हूँ, थ्योरेटिकल वैल्यूज क्या है मुझे नहीं मतलब, ठीक है। मैंने लिख दिया 0.34 वोल्ट है, ठीक है। अब मैंने मतलब ये क्या है, माइनस है प्लस है, मैं जो ले रही हूँ बस वो मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने दे दिया Cl माइनस Cl2 Pt, इसका वैल्यू -1.6 वोल्ट है। हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, प्लीज इसको रियल वैल्यू से मैच मत करिएगा, मैं एग्जांपल देके आपको समझाना चाह रही हूँ, दैट्स इट, राइट। यहाँ मैंने लिख दिया लेट्स से H+ या फिर लिख दिया मैंने H2
H प्लस, ये PT वैल्यू लिख दिए प्लस ये हो गया आपका 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया बेटा Ag, AgCl डिप्ड इनटू Cl माइनस आयंस, इसको मैंने लिख दिया प्लस 1.7 वोल्ट। कुछ भी वैल्यूज लिख दी मैंने इस तरीके से। देखिए इसको थोड़ा और क्लियरली लिख रही हूँ मैं। ये अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, किसको जो है एक कैथोड बनाना चाहिए, किसको एनोड बनाना चाहिए, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में सीखा जरूर था, लेकिन तब हमने जो एग्जाम्पल्स लिए थे वो सिंपल वाले थे। आपने ध्यान दिया होगा मैंने ये Cl वाला और ऐसे कोई एग्जाम्पल्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया नहीं था, है ना। लेकिन एग्जामिनर इतना शरीफ नहीं होता ना, एग्जामिनर जो आपका एग्जाम बनता है वो कॉम्प्लिकेट करता है आपकी चीज़ों को। तो अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन सब का चेक करो कि ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या तो सबका रिडक्शन कर लो या सबका ऑक्सीडेशन कर लो, नहीं तो दोनों के दोनों लिखो ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, ये सेल्स एज इट इज लिख रही हूँ, यहाँ पे इन सेल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिखूंगी, यहाँ पे इन सेल्स का रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगी, है ना। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव से सिर्फ चेंज होते हैं। सबसे पहले आप इसे पढ़िए, ये कैसे लिखा गया, ये सोल्यूशन पहले लिखा गया, इलेक्ट्रोड लास्ट में लिखा गया, मतलब ये कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन है। कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये 0.34 वोल्ट हुआ, तो ऑक्सीडेशन बना -0.34। समझ रहे बात को, ये क्लियर होना चाहिए। अब आपने ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, इसमें भी सोल्यूशन पहले है, इलेक्ट्रोड बाद में है। तो सोल्यूशन पहले, इलेक्ट्रोड बाद में, मतलब कैथोडिक। कैथोडिक मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन इसका प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पहले सोल्यूशन बाद में, मतलब ये है एनोडिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये इसका एनोड है। तो एनोड मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन भी 0 तो रिडक्शन भी 0। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोड पहले सोल्यूशन बाद में, मतलब एनोडिक रिप्रेजेंटेशन। एनोडिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका रिडक्शन ही होगा। बात क्लियर हुई। सबसे पहला काम, कभी भी आपको पोटेंशियल्स दे रखे हैं तो पहचानिए कि वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या वे उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इस तरीके से। क्लियर हुई बात। अब मैंने आपको बोल दिया कि डिटरमाइन करो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, बेस्ट एनोड कौन होगा और बेस्ट कैथोड कौन होगा, ये मेरा सवाल है आपसे। बेस्ट एनोड बताइए बेटा और बेस्ट कैथोड बताइए। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे बट खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज। मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हाईएस्ट किसका है बेटा, इसका है। तो मतलब हमारा ये हो गया आपका ये वाला। तो इसको मैं ऐसे बोल देती हूँ, ये ए सेल, ये बी सेल, ये सी सेल, ये डी सेल। तो आपका आंसर हो गया इसमें डी वाला सेल। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है, ये बात आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे बट खुद रिड्यूस, और खुद रिड्यूस होने की मतलब खुद का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट किसका, ए वाले का। तो ए वाला हाफ सेल जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एनोड वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है, मतलब डी वाला। और कैथोड वो होगा जिसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, मतलब ए वाला। लाइक दिस, डू यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आप जो चीज़ों है उनको फ्रेम करते हो। अब जैसे एक और बताती हूँ कि आपको कैसे कॉम्प्लेक्स किया जाएगा। यहाँ तो मैंने एडी करके पूरे हाफ सेल के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, अब लेट्स से, ध्यान से सुनेगा मेरी बात। लेट्स से यहाँ पर इस वाले सेल के ऊपर जो कि मेरा ए सेल है, ये मैंने ए यहाँ लिखा। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में 2 दे रखा है, ए मतलब आपको जहाँ पर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दे मेरी बात सुनेगा, मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ क्वेश्चन को।
मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ई नॉट वैल्यू कॉपर +2 से कॉपर की जो है लेट्स से 0.34 वोल्ट है। ई नॉट वैल्यू थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करा आपके क्वेश्चन को, जिंक Zn+2 की जो है वो -0.7 वोल्ट है या फिर +0.7 वोल्ट है। और मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। और मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं जिंक आयंस, कॉपर आयंस और कॉपर, मतलब ये 4 ऑप्शंस दिए मैंने आपको, समझ रहे हो? ध्यान से सुनते रहेगा मेरी बात। सबसे पहले तो आप ये पहचानो भैया इस रिप्रेजेंटेशन से ये इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल। तो भैया पहले आपको आपने सोल्यूशन लिखा, फिर इलेक्ट्रोड, मतलब ये कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन। कैथोडिक मतलब ये इसका है रिडक्शन पोटेंशियल Rp। जिंक से Zn+2 पहले मतलब इलेक्ट्रोड लिखा है, बाद में सोल्यूशन लिखा है, मतलब ये हो गया एनोडिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये इसका गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता करना है। तो आपने इन दोनों के लिए जो E0 Cu+2 से Cu है और E0 जिंक से Zn+2 है, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिख लिए, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल्स लिख लिए। जैसे ये वाला है, इसका रिडक्शन था तो इसका ऑक्सीडेशन -34 हो गया। ये वाला इसका ऑक्सीडेशन था तो ये इसका रिडक्शन हो गया। ऐसे मैंने लिख लिया, आसान हो गया मेरे लिए वर्क, है ना। अब ना लिखो तो मत लिखो, आप जैसे पहचानो, पर ऐसे करने से मेरा काम आसान हो गया। अब मैंने ये सोचा भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, मतलब खुद तो रिड्यूस हो, खुद रिड्यूस हो मतलब खुद का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट किसका? इसका। मतलब आंसर या तो कॉपर होगा, कॉपर +2 होगा। तो ये दोनों ऑप्शन को तो हटा दो। अब सवाल है कि कॉपर या कॉपर +2। तो आप ये सोचो, लॉजिक ये सेट करो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब खुद तो वो रिड्यूस हो रहा है ना, तो कॉपर रिड्यूस होगा या कॉपर +2 रिड्यूस होगा। इस पूरे रिएक्शन में इससे आपको क्या समझ आ रहा है? जब आप इसका रिएक्शन लिखोगे, कॉपर +2 को रिड्यूस करोगे, कॉपर को, ऑफ कोर्स कॉपर को रिड्यूस करोगे ना, कॉपर +2 को थोड़ी रिड्यूस करोगे, या कॉपर +2 को रिड्यूस करोगे? अबे कॉपर +2 को रिड्यूस करेंगे, कॉपर को रिड्यूस नहीं करेंगे। कॉपर देखो, ये जब ऐसे मैंने लिखा है तो इसका मतलब यही 2 आयंस प्रेजेंट है, मतलब कॉपर +2 में जा रहा है। इसका मतलब कॉपर +2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और कॉपर +2 क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो ये लॉजिक सेट करना है अपने को। हमें क्या देखना है कि हमारा जो ये है, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, कॉपर +2। कॉपर तो ऑक्सीडाइज होगा ना, तो खुद रिड्यूस होगा कॉपर +2। तो आंसर है कॉपर +2। कॉपर इज नॉट माय आंसर, समझे? वहीं पे अगर ये पूछ लेते स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और यही 4 ऑप्शन मेरे पास रहते, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हाईएस्ट? इनका। तो या तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, इन दोनों में से कौन होगा? अब ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज कौन होगा? जिंक। Zn+2 थोड़ी ऑक्सीडाइज होगा, तो इस केस में आंसर हो जाएगा जिंक। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है ना आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा उस बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ना आपको आना चाहिए। सेकेंड चीज़, जब E0 के नीचे ऐसे रिप्रेजेंटेशन लिखा हो तो आपको ये पता होना चाहिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। उसी के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा या रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। बात क्लियर हुई बेटा? चलिए, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की ही लास्ट टाइम तक बात कर रहे थे, तो अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। वो है बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, आप लोगों ने ज़रूर अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इनको जो है स्टडी किया होगा। हम इनको अभी भी स्टडी करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी तुम लोगों को। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या मतलब होता है? मतलब एक सीरीज जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे एलिमेंट्स के अरेंज हो। अब ये कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज हो, ये बहुत है। स्टैंडर्ड हमेशा जो हम लोग जनरली हमेशा क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स जो है, क्योंकि हम जनरली सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स ही मेजर करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल्स के बेसिस पे ही अपना सीरीज जनरेट करते हैं। अब कई किताबें जो है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखती हैं, कई इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स भी लिखती हैं। तो ऐसा
कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स में ही होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स में ही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। हालांकि किताबों में ऐसा लिखा ज़रूर रहता है बट ऐसा नहीं है। कितनी सारी किताबें ऐसे जो ऑन द बेसिस ऑफ जो है रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं और कई कितने में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो बात नहीं है। बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया ईदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट्स इट। अगर आप इंक्रीजिंग भी कर रहे हैं या आप डिक्रीजिंग भी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से ऑर्डर में जो है लिखा है, और आपको ये पता होना चाहिए आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वीक की तरह, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स रखा है या वीक से स्ट्रॉन्ग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका पता होना जरूरी है, तभी आप सवाल कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। अब इससे सवाल क्या आता है, देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग याद नहीं कर सकते, हमें पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं करनी, ठीक है। क्यों? हमें सारे एलिमेंट्स का ई नॉट वैल्यूज नहीं पता हो सकता। ई नॉट वैल्यूज हाफ सेल्स का आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ठीक है, कि इस पूरे हाफ सेल का ई नॉट ये है, इसका ई नॉट ये है, ठीक है। मतलब आपको जब भी ई नॉट निकालना होगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट पता करने होंगे तो आपको ई नॉट वैल्यूज वो देंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे, जो रिडॉक्स में देख लो या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख लो, ऐसे सवाल ज़रूर आते हैं मेरे पास कि कैन आई प्लेस सिल्वर स्पून इन अ कॉपर सोल्यूशन और कैन आई प्लेस कॉपर रॉड इन अ सिल्वर सोल्यूशन। ये सारे क्वेश्चन, क्या ये रिएक्शन फीजिबल होगा, क्या नहीं होगा, लाइक दिस। इन सारे क्वेश्चंस में कभी भी हम लोगों को जो है ई नॉट वैल्यूज गिवन नहीं होती। हाँ, लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है उसमें जरूर ई नॉट गिवन होगा, थ्योरेटिकल में नहीं होगा। नाउ फॉर सॉल्विंग द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करेंगे लेकिन उनकी ई नॉट वैल्यूज याद नहीं करेंगे। हम सिर्फ याद करेंगे कि एलिमेंट्स का सीक्वेंस क्या है, कौन सा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा एलिमेंट वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और उसका सीरीज क्या है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखिए। मैं ई नॉट याद नहीं करवा रही क्योंकि ई नॉट वैल्यूज मैं याद नहीं कर सकती, मैं सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर जो है याद करना चाह रही हूँ। आई विल गिव यू अ स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये कन्विंस हो जाइए, ई नॉट नहीं रटना, ई नॉट वैल्यूज वुड बी गिवन टू इन द क्वेश्चन, बट हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी आते हैं कि क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या ये इसके साथ डिस्प्लेस हो पाएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैं बोल लूँ, इसको मैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी बोल सकती हूँ, इनको स्टडी करेंगे, इनको याद करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल के लिए आप बैठे रहिए निश्चिंत होकर, एग्जामिनर आपको ई नॉट वैल्यूज देगा ही देगा। बात क्लियर हुई? चलिए लेट्स ट्राई टू लर्न द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले मैं समझा देती हूँ मैंने इनको कैसे अरेंज किया, फिर मैं आपको समझाऊंगी इसे याद कैसे करना है, ठीक है। हमने कैसे अरेंज करा है, हम लोग जो है यहाँ से लेफ्ट से राइट इस तरीके से जो है चल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से वी आर वर्किंग दिस वे। तो दिस एलिमेंट दैट वी हैव हेयर इज लिथियम, ठीक है। मतलब मैं बेसिकली लिथियम मेटल से जो है फ्लोरीन नॉन मेटल की तरफ जो है जा रही हूँ। अब लिथियम जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा बहुत ज़्यादा होता है, तो लिथियम जो है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम लोग मूव कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ, वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अब बेटा कौन होता है, जिसका दूसरा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट हो। तो यहाँ पर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा, और यहाँ उल्टा हो जाएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो जाएगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो हो जाएगा। तो बेसिकली मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में इनको अरेंज किया है। सो अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इन्हें जो है अरेंज किया है। अब इनको याद कैसे करना है उसको भी देखेंगे हम लोग, समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन मैंने क्यों लिखा मैं बताऊंगी आपको। फिर उसके बाद इस तरीके से हमने इनको ऐसे अरेंज किया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ बीच में इसलिए लिखा गया है
क्योंकि हाइड्रोजन का E0 वैल्यू जो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना जाता है ना, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तो इससे ऊपर जो भी है इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल लो है, वो ऑक्सीडाइज करेंगे, और ये वाले जो एलिमेंट्स है जो इसके नीचे हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से जो है बेसिकली ज़्यादा है। इस तरीके से मैंने, इस वजह से हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा और ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स। आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं लेड यहीं लिख देती हूँ, है ना। फिर ये सारे एलिमेंट जो है ऊपर की तरफ हमने जो लिखे हैं ये सारे वो हो गए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। हाइड्रोजन के बाद ये वो एलिमेंट्स हो गए जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है और रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाई। दैट्स हाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड इट। अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है। उसको याद करने के लिए हम एक स्टोरी जो है मैं समझा रही हूँ, ठीक है। हालांकि काफ़ी फनी होगी बट आपको याद करना है, तो आप चाहो तो किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। मैंने कैसे याद रखा है मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हम लोग इस तरीके से याद रख रहे हैं कि याद देखते हैं, फिर आपको समझ आ ही जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, लिखे ये इन दोनों को मिला के हमने लिखा लिखे 12 मतलब 12 सरदार, इन दोनों को मिला के हमने लिखा कन्या, इन दोनों को मिला के हमने लिखा मंगवाओ, और मैंगनीज के लिए हमने लिखा मनोरंजक। लिखे 12 सरदार, कन्या मंगवाओ मनोरंजक, जानकर फिर सीडी, ये कोबाल्ट है, इसके लिए हमने लिखा कोई नहीं सुनेगा पंजाबी है, इसके लिए पंजाबी है, ठीक। अब आपको यहाँ समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बेसिकली क्या है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 12 सरदार्स जो पार्टी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उस पार्टी के लिए वो एक किसी को एडवाइस दे रहे हैं, इसलिए वो लिख कर बता रहे हैं उसे कि लिखने 12 सरदार, मतलब 12 सरदार जो है बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इस पार्टी में एक आइटम सॉन्ग करने के लिए एक आइटम गर्ल को मंगवाओ, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ संत चलो, ठीक है। इसलिए उन्होंने लिखा लिखे 12 सरदार, कुड़ी कन्या मंगवाओ या कुड़ी मंगवाओ जो आपको अच्छा लगे, कन्या मंगवाओ मनोरंजक मतलब मनोरंजन करने के लिए, कन्या मंगवाओ, आइटम गर्ल मंगवाओ आइटम सॉन्ग पे डांस करने के लिए। अब आइटम सॉन्ग पे डांस करने के लिए आइटम गर्ल क्यों मंगवानी है, क्योंकि वो चाह रहे हैं उससे पार्टी ज़्यादा हैपनिंग हो जाएगी, रादर देन कोई बैठ के आप गाने की सीडी लगा दो और गाने कोई सुने, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप आइटम सॉन्ग पे डांस करवाओ, है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि इसे जानकर सीडी सुनने में, गाने सुनने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हालांकि वो लोग पंजाबी हैं, पंजाबी का तो मिजाज ही आप लोगों को पता है, मैं भी पंजाबी खुश मजाज होता है, हंसते खेलते रहते हैं। तो वही चीज़ इन लोगों ने लिखी है, पार्टी शार्टी करते रहते हैं। तो ये वही वाली चीज़ हमने यहाँ पे जो है लिखी है, ठीक है। बहुत दिमाग नहीं लगाना, आप लोगों को सिर्फ याद करना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, लिखे 12 सरदार, कन्या मंगवाओ मनोरंजक, जानकर फिर सीडी कोई नहीं सुनेगा पंजाबी है, ठीक है। तो ये हमारा जो सीरीज बनी, ये हमारी उन एलिमेंट्स की बन गई जो मेटल्स हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, ठीक है। उसके बाद अब उन लोगों की बात करेंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है, मतलब हाइड्रोजन के जो नीचे आ रहे हैं मेरी इस सीरीज में। अब इनके लिए हम क्या लिख रहे हैं, अब जो भी आप आइटम गर्ल मंगवाओगे बेटा, वो कहाँ से आ रही है आपको नहीं पता, बिहार से आ रही है, कहाँ आ रही है, और अब आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस करके कहाँ जाएगी वो भी नहीं पता। तो ये चीज़ उन्होंने इस स्टेटमेंट में जो है बताई है, ठीक है, कि कहाँ से आएगी, कौन आएगी और कहाँ जाएगी हमें नहीं मालूम होगा उसके बारे में। तो वही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं जरा सुने, कौन आई आज होगी, कौन आई आज होगी मतलब कौन आएगी, कौन सी आइटम गर्ल आ जाएगी, बिहार, पटना और कल औरंगाबाद बाद
फ्लोरीन सबने करेगा फूकेगी। ठीक है, तो हमने बोला कि भैया वो जो आइटम गर्ल आएगी उसके प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ जाना, वो जो है मतलब आज आपके यहाँ आई और कौन आई आपको नहीं पता, और कल कहाँ जाएगी आपको नहीं पता। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिखी, कौन आई आज होगी बिहार, पटना और कल औरंगाबाद फूकेगी। ठीक है, तो हमारा पूरा सीरीज क्या बना, ग्रुप ऑफ 12 सरदार्स राइटिंग अ पिटिशन कि एक कन्या मनवाओ, मनोरंजक मतलब आइटम सॉन्ग के लिए एक आइटम गर्ल मंगवाओ। ठीक, उसके आगे हम लोगों ने ये लिखा कि ये चीज़ जानकर आपके बोरिंग गाने की सीडी को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा क्योंकि वो लोग पंजाबी हैं, और उसके प्यार व्यार में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आज कौन आएगी और कल बिहार, पटना, औरंगाबाद कहाँ होगी हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिख दी। तो इस हिसाब से आप जो है बहुत आराम से स्टोरी को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है याद हो जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर आप देखेंगे हमारे पास मैंने मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है कवर कर दिए। इनफैक्ट जो रेयर एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर सवाल भी नहीं आता, मतलब रेयर ये नहीं कि रेयर अर्थ मेटल, मतलब जो जिनके ऊपर जनरली सवाल नहीं पूछा जाता, जैसे बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, क्रोमियम है ना, कैडमियम है, इन सब के ऊपर जनरली क्वेश्चन नहीं आता। जनरली क्वेश्चन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के ऊपर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यही रहता है। तो बट फिर भी इसको अगर आप याद करेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। नाउ इससे सवाल कैसे बनेंगे ये लॉजिक सेट कर लेती हूँ। सवाल बनने के लिए सिंपल ई नॉट वैल्यूज आपको नहीं दी रहेंगी, आपको सिंपल पूछा जाएगा क्या ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, क्या ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, लाइक दैट। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा, जैसे हम लोगों ने एक इनिशियल फेज में ये जब हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे तो हमने यही बोला था, इफ अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इट विल गोइंग टू डिस्प्लेस द ब्लू कलर ऑफ कॉपर, इट विल इट और नॉट, ये चीज़ हमें देखनी है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो जिंक का है, जिंक ये रहा, कॉपर का है ये रहा। तो जिंक को अगर आप कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन मतलब कॉपर +2 में जिंक डालोगे तो रिएक्शन क्या बननी चाहिए, जिंक रिएक्टिंग विद कॉपर +2, मतलब जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कॉपर +2 इज गेटिंग रिड्यूस। आपको बस ये चेक करना है कि क्या ये प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, इसका मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो ऑब्वियसली जो भी एलिमेंट कॉपर के हाइड्रोजन के नीचे रहेगा वो रिड्यूस होना चाहेगा, तो ये रिड्यूस होगा। तो आप कोई भी एलिमेंट जो हाइड्रोजन के ऊपर है उसको इन एलिमेंट्स के सोल्यूशन में अगर आप प्लेस करोगे तो उनका रिएक्शन हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कैन आई डिप, बेसिकली एक तरीके से मैं बोलूँ जिंक रॉड इन गोल्ड सोल्यूशन, विल द रिएक्शन टेक प्लेस, यस इट विल टेक प्लेस। जिंक विल ट्राई टू गेट ऑक्सीडाइज एंड गोल्ड के सोल्यूशन वो क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो है इनके ज़्यादा हैं और इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है ना। तो दैट्स हाउ यू हैव टू रिलेट कि इसको मैं इसमें डिप करूँगी तो ये सवाल बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इन सब के लिए आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जाननी जो है वो ज़रूरी है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। हमने ई नॉट वैल्यू स्टडी कर लिया, रिप्रेजेंटेशंस पे फोकस कर लिया कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिप्रेजेंटेशन से कि एक एनोडिक हाफ सेल है या कैथोडिक हाफ सेल है। ठीक है, चलिए एक कदम हम और आगे जाते हैं और अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि सेल पोटेंशियल्स कैसे निकाले जाते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल के ऊपर भी हम जो है थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल की तरफ। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। देखिए सेल पोटेंशियल में मुझे क्या क्या चीज़ें समझनी है मैं उसको देख लेती हूँ एक बार। देखिए सेल पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है मेरा ई नॉट ऑफ सेल। भाई अभी तक आप जो ई नॉट आप देख रहे थे जिंक का, कॉपर का, वो हाफ सेल था, कंप्लीट सेल नहीं बना था। तो ई नॉट ऑफ सेल, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट सेल का अगर आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो है सेपरेट कर दीजिए, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दोनों का लो, एक बार कैथोड का माइनस एनोड का। ठीक है, हालांकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है लेकिन आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है और कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। ठीक है, एक तरीका ये है।
अगर आप ऐसा नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप डिफरेंट फॉर्मूलेज में मैं बना सकती हूँ। कैसे? हमें ये पता है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल मैं एनोड का लूंगी वो नेगेटिव हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड के, क्योंकि एनोड का या किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के नेगेटिव होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं चेंज भी कर सकती हूँ। एज ई नॉट ऑफ सेल को मैं लिख सकती हूँ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसको मैं लिख सकती हूँ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जैसे हो गया ई नॉट ऑफ सेल। यहां तक बात क्लियर हुई? चलिए अब इसमें भी हम थोड़ा सा झोल कर सकते हैं। कैसे? अब मैंने यहाँ पे लिया कैथोड का रिडक्शन और एनोड का ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर आप एनोड का ऑक्सीडेशन ले रहे कैथोड का रिडक्शन ले रहे तो आप प्लस करेंगे, दोनों का रिडक्शन ले रहे हैं तो कैथोड में से एनोड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का जो होगा उसको मैं लिख सकती हूँ माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का। आई कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो। यूजिंग दिस आई कैन से कि मेरा ई नॉट ऑफ सेल जो होगा बेटा वो बन जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की जगह आई कैन राइट माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये हो गया ई नॉट ऑफ सेल। तो आप कोई भी फॉर्मूला इन तीनों में से यूज कर सकते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो एक ही दिमाग में रखें, बाकी को आप जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो फॉर्मूला जनरली यूज करूंगी वो यही वाला होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है सबसे ईजी है। मोस्टली आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स ही गिवन रहता है, और ना भी गिवन रहे अगर आपको सीरीज दे दी गई तो वो तो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से ही है ना। तो इसलिए हम लोग जो है प्रेफर ये करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, आंसर तीनों से सेम आएगा, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नाउ मैं इसमें बोलना क्या चाह रही हूँ थोड़ा और आपको अच्छे से समझाती हूँ। लेट्स से मेरे को एक सेल दे दिया गया है, ठीक है। अब मेरा सेल क्या है, मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ उस सेल की, और सेल के पोटेंशियल्स मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो वो हम लोग जो है क्वेश्चन के तौर पे समझ लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन से सेल का पता करना और सेल पोटेंशियल हमें कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो जैसे कि बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये ई नॉट वैल्यू सारी जो है गिवन है। अब मैंने एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि भाई मैं सेल पोटेंशियल इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगी, तो मैं यही यूज़ करूंगी, ठीक है। अब इसको मुझे यूज़ करना है, तो मुझे चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, मैं दोनों का कैथोड का और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल्स ही लूँगी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। जैसे मैंने ए पार्ट लिया, ए पार्ट है मेरा आपका प्लैटिनम Fe+2 Fe+3 Cl - Cl2Pt। आपको ये तो पता चल गया, इसमें ये रिडॉक्स वाला हाफ सेल जो है वो एनोडिक है क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे लिखा है। Cl- वाला क्या है, कैथोडिक है क्योंकि वो राइट साइड पे लिखा है, ठीक है। तो मतलब आपको अगर ई नॉट ऑफ सेल चाहिए, ध्यान से देखेंगे, आपको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो आप आरपी ना लिख के रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। जब आप कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं तो आप कैथोड पर सबसे पहले जब कैथोडिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखते हैं, फिर इलेक्ट्रोड लिखते हैं। तो यहाँ पर आप पहले Cl- लिखेंगे, फिर Cl2 और Pt। तो ये हो गया मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, माइनस आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए एनोड का। तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आप कैसे लिखेंगे, आप एनोड पे जब लिखते हैं तो आप पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड, और फिर लिखते हैं सोल्यूशन। तो पहले आप लिखेंगे इलेक्ट्रोड और फिर लिखेंगे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्योंकि दोनों फेस सेपरेटर तो है नहीं, यहाँ पे दोनों एक ही मीडियम में प्रेजेंट है, तो मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मैं रिडक्शन लिख रही हूँ तो मैं हायर से लोअर लिखूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ व्हाट आई हैव टू सी हेयर इज कि ये दोनों वैल्यूज मुझे कहाँ गिवन है। Fe+3 से +2 वाली वैल्यू गिवन, आप देख सकते हैं ये रिडक्शन ही है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये दोनों सोल्यूशन में है। तो यहाँ पर आप ज़रूर ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रोड लेफ्ट या राइट है ना, क्योंकि प्लैटिनम है और मोस्ट ऑफ द टाइम प्लैटिनम और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को लिखा ही नहीं जाता है। तो इस वजह से आप सिर्फ इसी केस में इनको ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हैं, वैसे कभी नहीं देखना। तो ये आपको दिख रहा है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, तो इसका वैल्यू हो गया एज इट इज, पुट कर दो उसे। और Cl- का देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए ये कैसे लिखा गया, देख रहे हैं आप। पहले आप
आपने Cl2 लिखा, Cl2 पहले क्यों लिखा? क्योंकि प्लैटिनम ओवर Cl2 होता, मतलब ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया और Cl माइनस आपका सोल्यूशन है, तो आपने इलेक्ट्रोड पहले लिखा है, सोल्यूशन बाद में लिखा है, मतलब टेक्निकली ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है यहाँ पे। पर मुझे क्या पुट करना है बेटा? मुझे पुट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं इसको माइनस करके यहाँ पुट करूंगी, तो मेरा आंसर आएगा -1.36 -0.77। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वही आपका आंसर हो। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? चाहे वो एनोड है चाहे कैथोड, आपको रिप्रेजेंट उस केस में इसका क्या करना है? रिडक्शन ही। अब बी पार्ट पे आते हैं, वो है Ag से Ag प्लस Cu प्लस 2 से Cu, ये सिंपल है। अब मुझे क्योंकि ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, तो मैं कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कैथोड का रिडक्शन हो गया Cu प्लस 2 से Cu, माइनस एनोड का भी रिडक्शन लूंगी तो Ag प्लस से Ag, मतलब सोल्यूशन पहले इलेक्ट्रोड बाद में, सोल्यूशन पहले इलेक्ट्रोड बाद में। दैट इज द पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लैटिनम लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको कहीं पे भी आप देख सकते हैं प्लैटिनम आपको गिवन नहीं है ना। तो ये हो गया आपका। अब इस केस में Cu प्लस 2 से Cu, आपका रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ दे रखा है? Cu प्लस 2 से Cu, देख रहे हैं ये रिडक्शन ही है, तो एज इट इज पुट कर देंगे इसे। और Ag प्लस वाला, अब आप देखिए फिर से ये आपको यहाँ क्या दे रखा है बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड पहले और सोल्यूशन बाद में, मतलब यहाँ जो पुट करेंगे वो प्लस करके पुट करेंगे, तो माइनस की जगह प्लस पुट करेंगे 0.80, तो ये आंसर आएगा मेरा, ठीक है। सी पार्ट देख लीजिए क्या है मेरा? AgCl Cl माइनस Cu प्लस 2 Cu। अब इसका ई नॉट ऑफ सेल देखिए आप कैसे लिखेंगे? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया Cu प्लस 2 से Cu, सोल्यूशन पहले इलेक्ट्रोड बाद में, माइनस एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल पहले, मतलब सोल्यूशन पहले इलेक्ट्रोड बाद में, तो Cl माइनस AgCl Ag वाला जो है मैं ये लूंगी, है ना, ये वाला Cl माइनस AgCl वाला 0.22। तो ये Cu प्लस 2 से Cu कहाँ दे रखा है मुझे? ये रहा, प्लस 2 से Cu, ये भी रिडक्शन है तो एज इट इज पुट करा, माइनस Cl माइनस और AgCl देखा है, तो ये Ag होगा बेटा यहाँ पे, तो ये भी रिडक्शन है तो इसको भी एज इट इज मैंने पुट कर दिया। तो इस तरीके से आपको जो है चीज़ों को समझना है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स ही यूज़ करने हैं सेल पोटेंशियल्स में, चाहे भले यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो। और रिडक्शन पोटेंशियल आप हमेशा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशंस के साथ ही यहाँ लिखेंगे, तभी आप पहचान पाएंगे कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। सेम चीज़ यहाँ पे रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो यहाँ पे अगर वो लॉजिक सेट ना होता और सिर्फ आप ऑक्सीडेशन स्टेट से देखते तो आप यहाँ गड़बड़ ना कर देते, आप Cl2 से Cl माइनस को क्या मान लेते? रिडक्शन पोटेंशियल, बट हालांकि ये दे क्या रखा है उसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कई जगह गड़बड़ हो सकती है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप हमेशा रिप्रेजेंटेशन लिखिए कैसे गए, इलेक्ट्रोड पहले सोल्यूशन बाद में या सोल्यूशन पहले और इलेक्ट्रोड बाद में, उसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आपका एनोडिक रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है या रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया है। सेकेंडली जो चीज़ आप देखेंगे, जो रिडॉक्स आयन हाफ सेल होगा, क्योंकि आप प्लैटिनम यूज़ करते हो, दोनों ही सोल्यूशंस एक साथ ही प्रेजेंट रहते हैं, उसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो सेल पोटेंशियल्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक। अब नेक्स्ट लेवल आगे चलते हैं और हम लोग कैलकुलेट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल हम लोग कैसे निकालते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। Gibbs free energy of the cell. डेल्टा जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट डू यू मीन बाय गिब्स फ्री एनर्जी? आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क a system can perform is known as its Gibbs free energy। तो किसी भी सिस्टम में, किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिएक्शन हो या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन में जितना भी नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जितना भी नॉन मैकेनिकल वर्क, मैक्सिमम नॉन मैकेनिकल वर्क एक सिस्टम कर सकता है, वो उसका गिब्स फ्री एनर्जी होता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं, आपका डेनियल सेल दे दिया, पूछेंगे कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क द सेल कैन डू,
अब मैक्सिमम वर्क हमेशा जो होगा वो गिव्स फ्री एनर्जी होगा, मतलब द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क यू अबाउट द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ द मैक्सिमम वर्क अ सेल कैन परफॉर्म और अ सिस्टम कैन परफॉर्म इज इट्स गिव्स फ्री एनर्जी। मैक्सिमम वर्क नॉन पीवी अ सेल कैन परफॉर्म और सिस्टम कैन परफॉर्म इज इट्स गिव्स फ्री एनर्जी, वही उसका गिव्स फ्री एनर्जी होता है। ये चीज़ आप लोगों के लिए जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है। जैसे आप डेल्टा जी लिख रहे हैं बेटा, तो ये तो हो गया आपका चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, क्योंकि आपको थर्मोडायनेमिक्स से पता है दिस इज गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, वाई दिस इज जस्ट लाइक एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यूज नोन नहीं होती, मतलब G1 G2 नहीं है पता हमें, डेल्टा जी ही हमेशा जो है पता रहेगा, तो इनका एब्सोल्यूट वैल्यूज नोन नहीं होता। और अगर यहाँ पे लिख दिया जाए डेल्टा जी नॉट, मतलब हो गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। और स्टैंडर्ड कंडीशंस आपकी क्या है वो आप लोगों को पहले से ही पता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है जब आप कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल ले लें, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन आप कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर ले लीजिए, टेम्परेचर को जो है 273 केल्विन ना लेके वो ले लीजिए 298 केल्विन। एक्चुअली वैसे जो आप एसटीपी पढ़ते हैं, एसटीपी में स्टैंडर्ड कंडीशंस जो आप पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस केस में आप एसटीपी में जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन करते हैं, लेकिन पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टेम्परेचर कभी भी 273 नहीं होगा, क्योंकि आप बताओ सेल को क्या आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके वर्क करा सकते हो, नहीं ना, सेल को हमेशा रूम टेम्परेचर पे वर्क किया जाता है। तो यहाँ जब मैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी मतलब सेल की बात करती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करती हूँ, खासकर सिर्फ तभी मेरा स्टैंडर्ड का मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 298 केल्विन, और प्रेशर वही होता है 180, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 1 बार लिखते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा जी नॉट हमारा डिफाइन होता है -NF ई नॉट ऑफ सेल, या फिर डेल्टा जी को अगर डिफाइन करना है तो डेल्टा जी में नॉट नहीं लगाना, तो मतलब -NF ई सेल। तो फॉर्मूला सेम है डेल्टा जी का और डेल्टा जी नॉट का, बस फर्क इतना है कि टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस आपके चेंज हो गई है ना। तो ये N क्या है, N होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड, या फिर मैं बोलूं पार्टिसिपेटेड इन, कैंसल ना लिखे पार्टिसिपेटेड ज़्यादा लिखती हूँ, बताऊंगी क्यों, पार्टिसिपेटेड लिख देती हूँ, पार्टिसिपेटेड इन कंप्लीट सेल। उस कंप्लीट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए हैं वो N होता है। F आपका ऑफकोर्स 1 फैराडे होता है, और ई नॉट ऑफ सेल आपको पता है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब आपको एक जो चीज़ यहाँ समझनी है बच्चे, ये है कि डेल्टा जी अपन लोग हाफ सेल के लिए भी लिख सकते हैं, कंप्लीट सेल के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आप हाफ सेल के लिए लिख रहे हो डेल्टा जी, तो आपका डेल्टा जी में N होगा वो हाफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, पार्टिसिपेट करें, और कंप्लीट सेल के लिए लिख रहे हो तो N होगा जो आपने 2 रिएक्शंस लिखे, इसमें नेट इलेक्ट्रॉन आपने कितने कैंसिल करे, 2 डिफरेंट चीज़ें। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, जैसे कि एक हाफ सेल मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये मेरा हाफ सेल है, इस हाफ सेल के लिए डेल्टा जी नॉट को मैं लिख सकती हूँ -N का वैल्यू मैं 2F ई नॉट ऑफ दिस सेल लिखूंगी। अब ये सेल देखिए कैसा हो रहा है, ये सेल आपका दिख रहा है क्या है, ये कैथोडिक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, आपने ये रिडक्शन की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया Cu+2 से Cu। अगर आप इससे उल्टा लिख देते तो वहाँ आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो यूज़ कर सकते थे। तो अब यहाँ ई नॉट रिडक्शन रखना है या ऑक्सीडेशन डिपेंड करता है आप कौन से सेल के लिए, कौन से रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं, एनोडिक रिएक्शन या कैथोडिक, ठीक है, यहाँ फिक्स्ड है नहीं है। बट अब अगर मैं एक, ये तो हो गई मेरी बात हाफ सेल की, अब मैं कंप्लीट सेल के लिए अगर डेल्टा जी निकालना चाहती हूँ कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए, तो वो मैं कैसे निकालूंगी वो भी देख लेते हैं, है ना। लेट्स से कंप्लीट सेल मैं आपको दे देती हूँ, लेट्स से H2 गिविंग मी 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, Cu+1 गिविंग मी 1 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। लेट्स से ये मेरा कंप्लीट सेल है। अब इस कंप्लीट सेल में ये आपको दिख रहा है एनोड होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये आपका कैथोड होगा क्योंकि आपने यहाँ रिडक्शन कराया है ना। लेकिन अब सेल के लिए जब लिखेंगे, सेल कंप्लीट सेल के लिए ध्यान रखिए, कंप्लीट सेल के लिए तो कंप्लीट सेल आपका बना Cu+H2, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि नेट रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन और मतलब गेन और लॉस नहीं हो सकते, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस वजह से ये बन जाएगा इस तरीके से। तो इस
कंप्लीट सेल के लिए अगर आप डेल्टा जी नॉट लिखेंगे तो वो डेल्टा जी नॉट होगा माइनस n इसमें होगा जो आपने इलेक्ट्रॉन कैंसिल करे, है ना, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, पर आपने नेट कितने कैंसिल करे 2, क्योंकि आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप लेंगे 2f ई नॉट। आप किसका लेंगे बेटा, ये ई नॉट आएगा कंप्लीट सेल का, क्योंकि हाफ सेल नहीं है, कंप्लीट सेल का, तो ई नॉट ऑफ सेल मतलब ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। बात क्लियर हुई। इस तरीके से जो है आप डेल्टा जी को हाफ सेल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ डेल्टा जी के बारे में, जिससे 100% क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आना। देखिए क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज़, ध्यान से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास सीरीज ऑफ हाफ सेल्स हैं, तो सीरीज ऑफ हाफ सेल्स क्या है मेरे हाफ सेल, ज़रा ध्यान दीजिए। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है, ये एक हाफ सेल है जिसका ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर का मुझे गिवन है लेट्स से x वोल्ट। एक और हाफ सेल है मेरे पास, वो है कॉपर +1 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है और इसका ई नॉट है Cu+1 से Cu y वोल्ट। एक और हाफ सेल है मेरे पास Cu+2 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu+1 बना रहा है और इसका ई नॉट है मेरे पास Cu+2 से Cu का +Z वोल्ट। ठीक है, ये मेरे पास हाफ सेल्स है। ध्यान रखें मैं कंप्लीट सेल नहीं बना रही हूँ, मेरे पास हाफ सेल्स हैं और मैं चाह रही हूँ कैलकुलेट Z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, मतलब आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट इस हाफ सेल का पोटेंशियल यूजिंग दीज टू हाफ सेल्स। तो आप ध्यान रखिए, इससे पहले जो केसेस मैंने आपको बढ़ाया उसमें मैं कंप्लीट सेल बनाती हूँ हाफ सेल्स को जोड़कर। अब मैं हाफ सेल्स को जोड़कर एक हाफ सेल ही बनाना चाह रही हूँ, मैं कंप्लीट सेल नहीं बना रही। ठीक है, उस हाफ सेल का मैं पोटेंशियल बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो वो कैसे होगा हमेशा याद रखिए। वैसे अगर आप देख रहे हो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन से अगर आपको ये रिएक्शन चाहिए तो आपको टेक्निकली सेकेंड रिएक्शन, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ इक्वेशन 1, इससे मैं कर देती हूँ इक्वेशन 2, इससे मैं कर देती हूँ इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को अगर मैं रिवर्स करूँ और इक्वेशन 1 में ऐड कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी, या फिर उल्टा बोल लूँ इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट इक्वेशन 3। बट सवाल ये उठता है कि इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ क्या, ई नॉट को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? नो, ई नॉट और ई सेल, ध्यान रखिए ई नॉट और ई सेल जो है, या फिर ई नॉट और सेल जो भी आप बोल रहे हैं, मतलब ईएमएफ जो भी आप चीज़ बोल रहे हैं, ईएमएफ जैसी सेल पोटेंशियल टाइप जैसी, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आई होप यू नो व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमने पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स में, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दीज प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। जब ये एडिटिव नहीं है तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप ईएमएफ को कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बेटा, लेकिन वहीं पे डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। दिट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और वो जो है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव होती है और डिपेंडेंट अपॉन मास होती है। और आप देख रहे हैं ये डिपेंडेंट है क्योंकि -NF है, तो n पे डिपेंड कर रहा है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, f पे डिपेंड कर रहा है और ई नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है मास पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मास से कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स और फैराडे से भी होगा। हालांकि ये बहुत डीप स्टडी है, आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बट आप ये याद रखिए क्योंकि एनर्जी है ना बच्चे, तो एनर्जी मास डिपेंडेंट होती है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आपकी डिपेंडेंट अपॉन मास है। हमारे मास से डिपेंड है नहीं, ये बात अलग है, बट एडिटिव है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। मतलब डेल्टा जी नॉट को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये लॉजिक आपको यहाँ सेट करना है। अगर आपको इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तब जाके इक्वेशन 3 आएगा, तो आपको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो आपको इक्वेशन 3 देगा। लेकिन आप इक्वेशन 1 और 2 के ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप इक्वेशन 1 और 2 के डेल्टा जी को सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हो। तो इसका आप इनफैक्ट डेल्टा जी नॉट 1 निकालिए, जो होगा माइनस, इस हाफ सेल के लिए n2 हो जाएगा f। ई नॉट यही लिखूंगी जो मेरे को दे रखा है, जिस तरीके से मुझे दे रखा है। आप देख रहे हैं सारे रिएक्शंस रिडक्शन है, तो सबका रिडक्शन ही दिया है, तो एज इट इज मैं लिखूंगी x। डेल्टा जी नॉट 2 मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 f y
और डेल्टा G03 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा -1FZ। तो जैसे मैंने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मैं इनके डेल्टा G0 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो मैं डेल्टा G0 1 में से डेल्टा G0 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास जाके डेल्टा G0 3 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन थिंग्स। तो 1 है मेरा -2FX -1FY इज इक्वल्स टू -F and Z। तो F कैंसल्ड, तो दिस बिकम 2x + y गिव मी Z। एंड यूजिंग दिस इक्वेशन आप चाहो तो Z का रिलेशन लिख सकते हो 2x - y करके। सो दैट्स हाउ यू कैन हैव अ वैल्यू ऑफ Z। तो अगर आपके पास बहुत सारे हाफ सेल्स होते हैं और हाफ सेल्स को आपको ज्वाइन करके जो है नेट सेल रिएक्शन बनानी होती है तो आप कभी भी EMFs को, सेल पोटेंशियल्स को, ई सेल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते बच्चे। आप हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ किसको करते हो, डेल्टा G's को। इज दैट क्लियर टिल नाउ? ये बात क्लियर होगी, ठीक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रही हूँ, प्रैक्टिस करेंगे आप, वो घर पे ही सॉल्व करेंगे। सो आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन, आप इसको चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन एट योर होम। सो दैट वुड बी वन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू पीपल। बेटे ये 2 क्वेश्चन जो हैं आपको एक बार घर से जो है सॉल्व करने, मैं नेक्स्ट क्लास में इनका सोल्यूशंस आपको देती हूँ। आपको सिंपल क्वेश्चन क्या मैं समझा देती हूँ। आपको ये 2 रिएक्शन दे रखे हैं, इनकी E0 दे रखे हैं और इस नेट रिएक्शन का E0 जो है आपको कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए E0 वैल्यूज़, ये सब बेटा E0 वैल्यूज़ है, वो आप लोगों को अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी E0 वैल्यू दे रखी है, प्रोवाइड कर रखी है। आपको मैग्नेट से Mn+2 में जाने के लिए E0 वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस तरीके का जब डायग्राम आपको दिया जाए, इस डायग्राम का नाम होता है लैटिमेयर डायग्राम। तो लैटिमेयर डायग्राम ऐसा कुछ हाई-फाई चीज़ नहीं है। लैटिमेयर डायग्राम एक बेसिकली डायग्राम है हाफ सेल्स का, ताकि मैं उनके ऐड और सब्ट्रैक्शन से जो है नया हाफ सेल बना सकूं। और E0 को मैं हाफ और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो आई यूज़ डेल्टा G, राइट। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन को हम लैटिमेयर डायग्राम बोलते हैं। हालांकि इसको कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको जैसे यहाँ से यहाँ का कन्वर्जन, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ का दे रखा है, आपको डायरेक्ट निकालना है। तो बेसिकली इन सबको आपको कैसे इक्वेशंस बना के ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है उस बेसिस पे आपको चेक करना है, ठीक है। बाकी मैं जो है इसके सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट क्लास में ऑफ कोर्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है अलग चलते हैं। जैसे कि बेटा आपने देखा डेल्टा G जो है वो है -NFE सेल, है ना, या फिर अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में बोला जाए तो डेल्टा G0 जो है वो -NFE0 ऑफ सेल है ना। पॉइंट ये है कि मेरा रिएक्शन, कोई भी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब उसका डेल्टा G नेगेटिव होता है, डेल्टा G या डेल्टा G0 डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्टैंडर्ड कंडीशंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। तो स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G0 अगर नेगेटिव है तो E0 ऑफ सेल ऑब्वियसली इसका क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। तो कंडीशन फॉर अ सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस इज कि उसका E0 बड़ा हाईएस्ट मतलब इंक्रीज होना चाहिए और डेल्टा G0 उसका नेगेटिव होना चाहिए। दिस इज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो आपकी स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन क्या है कि डेल्टा G0 को नेगेटिव कर दो और ई सेल को जो है पॉजिटिव कर दो। दिस इज फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो कंडीशन स्टैंडर्ड हो या ना हो बात उसकी नहीं है, बात है स्पॉन्टेनिटी की। तो स्पॉन्टेनिटी तभी आ सकती है जब EMF, सेल का EMF E0 ऑफ सेल या ई सेल जो है आपका पॉजिटिव आ रहा हो। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में कर रहे हैं तो पॉजिटिव E0 आएगा, और अगर आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में कर रहे हैं तो ई सेल पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूला जो ई सेल का जो E0 में उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चे, सेम फॉर्मूला, बस फ़र्क है कंडीशंस का, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे सपोज आपको एक सेल रिएक्शन दिया है जिंक और कॉपर का कि भाई ये रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, और आपको नहीं पता कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेट्स से नहीं पता है, बट आपको E0 गिवन है। तो आप E0 रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का करके देखिए। अगर वो E0 ऑफ सेल पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, और नेगेटिव आ रहा है मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ये 2 कंडीशन स्पॉन्टेनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा G0 अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाए और E0 ऑफ सेल क्या हो जाए बेटा, नेगेटिव। दिस इज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और डेल्टा अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो डेल्टा G पॉजिटिव हो जाए और E0 ऑफ सेल भी पॉजिटिव हो जाए फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप अपने दिमाग में
रखेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल में पढ़ लिया कि डेल्टा जी सेल का कैसे निकाला जाता है, तो डेल्टा जी होता है -NF E सेल, आप इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, एंथैल्पी ऑफ अ सेल, कितना हीट एनर्जी सेल रिएक्शन जनरेट करेगा, एंथैल्पी ऑफ सेल दैट इज डेल्टा H, हम लोग कैसे निकालते हैं। और थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी ऑफ सेल का एंट्रोपी चेंज जो है वो कैसा रहेगा, इसके ऊपर भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम इन दोनों की तरफ चलते हैं, हाउ डू आई कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ सेल एंड हाउ डू आई कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सेल, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी ऑफ अ सेल रिएक्शन। डेल्टा एस, देखिए डेल्टा एस को निकालने के लिए आप जो इक्वेशन को यूज करेंगे उस इक्वेशन को बोला जाता है dg इज इक्वल्स टू VdP माइनस SdT। एंड आई एम वेरी श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इक्वेशन कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है बेटा, इसको बोला जाता है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थर्मोडायनेमिक्स की, ये वही एक इक्वेशन है। अब ये क्या इक्वेशन है ज़रा मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। यहाँ पर आपको ये पता है कि आपका dq जो होता है वो होता है du प्लस pdv। वी नो दिस रिएक्शन राइट, बिकॉज ये हमारा बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। और आपका एंट्रोपी डेल्टा एस जो होता है बेसिकली वो होता है dq बाय t, टेम्परेचर पे, हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो मैं dq को लिख सकती हूँ बेटा TdS, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ du जो होगा वो होगा dq को लिख सकते हैं TdS माइनस pdv। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। सिमिलरली मुझे पता रहता है h जो होता है वो u प्लस pv होता है एंथैल्पी, तो मैं लिख सकती हूँ dh जो होगा वो होगा du प्लस pdv, मतलब प्रेशर कांस्टेंट तो dv, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो vdp, ऐसे लिख सकते हैं। du का क्या वैल्यू है, du का वैल्यू मैं ऊपर वाली इक्वेशन से पुट कर रही हूँ TdS माइनस pdv, तो प्लस pdv प्लस vdp, ये इक्वेशन बनी बेटा। ये दोनों कैंसिल हुए तो dh आपका बना क्या, TdS प्लस vdp, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं थर्ड इक्वेशन की तरफ आ रही हूँ, वो है हमारा g इज इक्वल्स टू h माइनस ts, ये हमें पता है, तो लिख सकते हैं dg इज इक्वल्स टू dh माइनस TdS माइनस SdT। आई कैन राइट इट दिस वे, है ना। और dh की जगह बेटा मैं ये प्लेस कर सकती हूँ, तो dg बना मेरा dh की जगह TdS प्लस vdp माइनस TdS माइनस SdT, तो ये कैंसिल हुआ, तो देखिए क्या बना, dg इज इक्वल्स टू VdP माइनस SdT। ये मेरा है तीसरा इक्वेशन, जो यही इक्वेशन मैंने जो है यहाँ लिखा है। ये जो 3 इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखे बेटा, ये है मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन। चौथा इक्वेशन और भी होता है जो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो गिब्स फ्री एनर्जी नहीं, हेल्महोल्ट्ज़ हेल्स फ्री एनर्जी पर डिपेंड करता है, जो कि आप लोगों के करिकुलम का पार्ट नहीं है। ए वाला सिंबल भी होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स नहीं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, वो आप लोगों को नहीं स्टडी करना है, वो आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है। तो आपको टेक्निकली 3 मैक्सवेल इक्वेशंस पता होनी चाहिए, 1, 2 और 3, जो मैंने आपके सामने डिराइव कर दिए हैं। मैं इस वाली मैक्सवेल इक्वेशन को जो है यूज़ करने वाली हूँ, जो है dg इज इक्वल्स टू VdP माइनस SdT। इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से सुनिए, ये इक्वेशन क्या कह रहा है। इस इक्वेशन में मैं लिख सकती हूँ ना, dg जो है वो VdP माइनस SdT है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कर दिया कांस्टेंट प्रेशर, कि मैं प्रेशर कांस्टेंट रख रही हूँ, कंडीशन लगा दी, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हो गया dp को क्या कर दीजिए बेटा 0। जैसे ही मैंने 0 करा dp को, तो dg क्या बन गया माइनस SdT। तो इसका मतलब dg बाय dt का वैल्यू हो गया माइनस s, बट ये होगा सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए मैंने यहाँ p लिखा है। तो मैं अगर डेल्टा लगा दूँ तो माइनस डेल्टा s, या डेल्टा s जो बनेगा वो बनेगा माइनस डेल डेल्टा g बाय डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाली हूँ, बिकॉज डेल्टा g आई नो इज माइनस NF E सेल। So if I place it here, my delta S will become minus d by dt times of minus NF E cell. अब n number of electrons of Faraday, the constant I can take out outside this differential. So this becomes NF d
E cell by dt, right? But this d E cell by dt is at of course constant pressure because everything is applying at constant pressure. तो ये मेरा फॉर्मूला है डेल्टा S ऑफ सेल के लिए, जिसमें ये जो है डेल E बाय डेल T, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल. वी कॉल इट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल. मतलब सेल का ईएमएफ टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, मतलब चेंज इन ईएमएफ ऑफ सेल बाय चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज माय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल. और इस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल को अगर मैं एन और एफ से मल्टीप्लाई करती हूँ देन आई गेट द एंट्रोपी ऑफ सेल. तो दिस इज एंट्रोपी. और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो दैट वुड बी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू एन एफ डेल ई नॉट ऑफ सेल बाय डेल टी at constant P. But this does not make much sense to us because when you are talking about standard conditions you are keeping the pressure constant, temperature constant, है ना. तो इस वजह से हम जनरली इसको यहाँ यूज़ नहीं करते बिकॉज आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है हाउ शुड आई राइट दिस, आई कैन नॉट राइट दिस, है ना. इसलिए हम इसे जनरली प्रेफर करते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे. तो आई एम डूइंग इट दिस. तो डेल्टा एस हो गया एन एफ डेल ई बाय डेल टी. तो चेंज इन ईएमएफ बाय चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर को अगर आप एनएफ से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू गेट एंट्रोपी ऑफ सेल. तो आपका एंट्रोपी सेल का बढ़ रहा है या घट रहा है वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपका ईएमएफ सेल का टेम्परेचर के साथ कैसे बिहेव कर रहा है. तो इसका मतलब ईएमएफ ऑफ सेल इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर. तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ईएमएफ भी बढ़ रहा है, मतलब ये वाली चीज़ पॉजिटिव हो गई तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया. टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ईएमएफ घट रहा है, मतलब ये नेगेटिव हो गया, मतलब डेल्टा एस नेगेटिव हो गया. तो डेल्टा एस सेल का पॉजिटिव होगा, रैंडमनेस सेल की बढ़ेगी घटेगी, ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के साथ ईएमएफ ऑफ सेल का क्या वेरिएशन. बात क्लियर हुई? ठीक. जब ये समझ गए तो आप एंथैल्पी के तो समझ ही जाएंगे. एंथैल्पी ऑफ सेल तो बहुत आराम से पता चलता है. क्या? क्योंकि डेल्टा एच का फॉर्मूला है ना अपने पास, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ये हम लिखते हैं ना बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हम लोग लिखते हैं, आपको याद ही होगा, है ना. अब इसमें मैं थोड़ा सा जो है बेटा वेरिएशन करूँगी. ठीक है, कैसे वेरिएशन करूँगी अभी आपको बताती हूँ. अब इस वाले से तरीके से या तो डेल्टा एच निकालो, बट इस केस में ना मुझे ये पता ना मुझे ये पता, तो मैं क्या करूँगी, है ना, मैं अपना डेल्टा जी वाली इक्वेशन से भी तो निकाल सकती हूँ. तो मैं डेल्टा जी वाली इक्वेशन यूज़ कर लूँगी. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. यहाँ से अगर मैं डेल्टा एच निकालूँ तो होगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एच, और दोनों का वैल्यूज़ मैंने निकाल लिया है. तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी की जगह लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल प्लस टी डेल्टा एच की जगह भी ये पुट करिए तो एन एफ डी ई सेल बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ द सेल. तो आपके पास एंथैल्पी ऑफ सेल भी है, आपके पास एंट्रोपी ऑफ सेल भी है, और साथ साथ आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सेल भी है. हालांकि इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज को देख के आप घबराइए मत, क्योंकि बच्चे इनसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं. बहुत ही मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन है कि आपको इनसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर. हालांकि हमारे असाइनमेंट में ज़रूर हो सकता है क्योंकि मैं रेयरेस्ट से रेयर भी कवर करूँगी, बट मोस्टली नहीं आता. इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है. यू शुड बी कंफर्टेबल विद द फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, कंडीशंस आपको पता होने चाहिए. दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड हेयर. मेनली सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेशन पे, लैटिमर डायग्राम पे, डेल्टा जी के ऊपर ही आएंगे, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी कवर करना बचा है दैट इज नर्स्ड इक्वेशन, उसके ऊपर आएंगे. ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं. आप पहले इतना मैंने आपको पढ़ाया, इसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाइए, तभी हम नर्स्ड इक्वेशन पे जाएंगे. ट्रस्ट मी, नर्स्ड इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंटायर चैप्टर. और नर्स्ड इक्वेशन में आप एकदम 360 डिग्री का चक्कर खा जाओगे. अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन में कन्फ्यूजन है, अगर आपको ई नॉट पता ही नहीं चल रहा ऑक्सीडेशन का दिया है, उसका रिडक्शन का दिया है, आपको पता नहीं चल रहा सेल रिप्रेजेंटेशन में कौन सा हाफ सेल यूज़ करा है, क्या कर रहे हैं, कैसे रिएक्शन लिख रहे हैं, ये अगर आपको नहीं पता बेटा पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़राब हो जाएगा. इसलिए टाइम दे रही हूँ, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है. पहले अपने आप को बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कर लो जो है ई नॉट के साथ, सेल रिप्रेजेंटेशंस के साथ, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशंस के साथ, एंड ऑफ कोर्स विद दीज फॉर्मूलाज. एम आई क्लियर? ठीक है.